भारतीय संस्कृति के मूल तत्व विषय के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे वैदिक काल। इसका काल निर्धारण है 3000 से 1500 ईस्वी पूर्व तक। तब आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता का विवरण। वैदिक काल के अंतर्गत वैदिक सभ्यता का विवरण। वैदिक सभ्यता के विवरण में हम पढ़ेंगे वैदिक लोग, आर्य लोगों का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन किस प्रकार से वैदिक काल में आर्य संस्कृति को मानने वाले अपना जीवन यापन करते थे। उनका सामाजिक जीवन किस तरह का था, आर्थिक जीवन क्या था और धार्मिक जीवन किस प्रकार का था। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन यानी कि वैदिक सभ्यता का जो विवरण है, उसके विकास को जानने के लिए हमारे पास पर्याप्त आधार है, समुचित एवं ठोस आधार है। तब सामाजिक जीवन में वहाँ के जो आर्य लोग थे, उन आर्य लोगों ने भारत में 3 महत्वपूर्ण कार्य किए। आर्य लोगों ने वैदिक काल में भारत में 3 महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला, आर्यों ने अपनी विजय यात्रा को बढ़ाते हुए अनार्यों को वन पर्वतों की ओर धकेल दिया। यानी कि जो श्रेष्ठ जातियां नहीं थीं, उनको वन और पर्वतों की ओर धकेल दिया तथा अनेक को अपना दास भी बना लिया। दूसरा जो उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया वो ये था कि विजित प्रदेश के अतिरिक्त अन्य निकटवर्ती भागों का उपनिवेशीकरण भी उन्होंने किया। विजित प्रदेश, जीते हुए प्रदेशों के अतिरिक्त जो अन्य निकटवर्ती भाग थे, उनका भी उन्होंने उपनिवेशीकरण किया। और तीसरा है, देश को एक संस्कृति प्रदान की। आर्य संस्कृति जैसे हम नाम से जानते हैं, आर्य संस्कृति, श्रेष्ठ संस्कृति, देश को एक संस्कृति भी प्रदान की। इसके अलावा आर्य लोगों, वैदिक आर्यों का जो सामाजिक जीवन है, उसकी मुख्य विशेषताएं किस प्रकार से थी। तो पहला है कि वैदिक आर्यों ने अपने अनुभवों के आधार पर तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे समाज का संगठन किया जो व्यवस्थित, सुव्यवस्थित, वैज्ञानिक ढांचे पर अवस्थित था। यानी कि वैदिक आर्यों ने अपने अनुभवों के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर एक ऐसा समाज बनाया, एक ऐसे समाज का गठन किया जो सुव्यवस्थित होने के साथ साथ वैज्ञानिक ढांचे के अनुरूप था। सामाजिक संगठन की उस समय प्रारंभ अवस्था थी, फिर भी ऋग्वेद का जो समय है, उस समय में जैसा उल्लास, प्रसन्नता और सामाजिक स्वतंत्रता थी, वैसी स्वतंत्रता और प्रसन्नता भारत में फिर कभी दिखाई नहीं दी है। इस प्रकार का वहाँ सामाजिक जीवन था। आर्य लोग जब भारत में आए, तब वो पूर्ण रूप से एक जाति थे। उनमें कर्म, जन्मानुसार वर्ण की विभिन्नता, भावना मात्र भी ये नहीं थी। भेदभाव रहित उनका दृष्टिकोण था। मिलजुल कर खेती का कार्य करते थे, व्यवसाय करते थे।
उनका मुकाबला दस्यु, अनार्य, दास, इन सब से होने लगा। इसके अलावा फिर उनमें वर्ण, जाति भेद आदि का भी अनुभव करने लगे। फिर भी हम कह सकते हैं कि उस समय आर्य और अनार्य दो ही वर्ग थे और तीसरा कोई वर्ग नहीं था। आर्य जो श्रेष्ठ थे, संस्कृति समझते थे, मान्यताओं को मानते थे, और दूसरा था अनार्य। भेद शारीरिक तथा सांस्कृतिक भी है। आर्यों की अपेक्षा जो अनार्यों का रंग था वो गहरा और गहरा काला होता था। दूसरी जो मुख्य विशेषता है आर्यों के सामाजिक जीवन की, तो वो ये है कि वैदिक आर्यों का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक होने के साथ साथ वहाँ नारी को भी मातृ रूप में, माता के रूप में माना जाता था। मातृ रूप में मानकर उसका पर्याप्त सम्मान किया जाता था। तो पितृसत्तात्मक होते हुए भी वहाँ नारी को सम्मान प्राप्त था। पिता या पितामह परिवार का मुखिया होता था, प्रधान होता था। संयुक्त परिवार की प्रणाली उस समय थी, इसलिए सभी का जो उत्तरदायित्व था समान और सामूहिक था। कौटुंबिकम प्रेम, एक परिवार को अपना कुटुंब मानकर अपने कुटुंब के साथ प्रेम, पारस्परिक सद्भावना, ये सारी बातें आर्यों के जीवन में थी, वैदिक संस्कृति के लोगों में पाई जाती हैं। समाज के मानसिक और धार्मिक नेतृत्व में स्त्रियों का भी स्थान कम नहीं था। स्त्रियों का भी उस समय पर्याप्त स्थान था। वो भी समाज के धार्मिक कार्यों में मानसिक नेतृत्व से समर्थ थी, उनको भी पर्याप्त सम्मान मिलता था। स्त्रियों का पर्याप्त सहयोग वहाँ अपेक्षित रहता था। पर्दा प्रथा भी नहीं थी। शिक्षा के जो द्वार थे, ऐसा मानते हैं लोग कि पहले स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन वैदिक संस्कृति में, वैदिक आर्यों के जीवन में नारियों के लिए भी पढ़ाई के लिए स्थान था। स्त्रियों के लिए भी शिक्षा के द्वार खुले हुए रहते थे। कई ऋषि स्त्रियों ने ऋग्वेद में कुछ रचनाएं भी लिखी। ऋग्वेद संहिता है, उसकी रचनाओं में भी कई ऋषि स्त्रियों की रचनाएं हैं। साहस और वीरता अगर देखें तो साहस और वीरता में भी स्त्रियां कम नहीं थी। बाल विवाह उस समय नहीं था। कहते हैं कि पहले से बाल विवाह प्रचलित है। वैदिक आर्यों में बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। लौकिक और पारलौकिक शांति के लिए पुत्र की कामना की जाती थी। यज्ञ आदि के जो अवसर होते थे पत्नी सहित उसमें उपस्थिति होती थी। सपत्नी, पत्नी सहित उपस्थिति होती थी यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में। तो समझ लो स्त्री का महत्व कितना अधिक था। उस समय स्त्री का भी महत्व कम नहीं था, नारी का सम्मान भी कम नहीं था। तभी तो लिखा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। विवाह जो होते थे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का एक प्रमुख अंग थे। बहुविवाह का प्रचलन नहीं था।
और ऋग्वेद की यदि बात करें तो वहाँ विधवा विवाह का भी निषेध नहीं था, अर्थात विधवाएं विवाह कर सकती थीं। संतानहीन जो दंपति होते थे, संतानहीन दंपति दूसरों के पुत्रों को भी गोद लेते थे, तो गोद प्रथा भी थी। ये वहाँ की दूसरी सर्वश्रेष्ठ विशेषता है। तीसरी जो विशेषता है सामाजिक जीवन की, वो यह है कि आर्यों का जो दैनिक जीवन था, उस दैनिक जीवन में भोजन के अंतर्गत दूध और उनसे बने पदार्थ आर्यों को विशेष प्रिय थे। खाद्यान्नों में गेहूं, जौ, धान, उड़द, मूंग और अन्य दालों का भी विशेष रूप से प्रयोग किया जाता था। समूचा जो भारतीय इतिहास है उसमें तरकारी और फल, सब्जियां और फल हमें भोजन के रूप में मिलते रहे हैं, भोजन के उपादान के रूप में रहे हैं। आर्य लोग सोम रस का पान करते थे। इसकी जो मादकता थी, सोम रस की आनंद था, उन आनंददायी और मादकता रूपी विशेषताओं का वर्णन भी उनके जीवन में मिलता है। सोमरस देवताओं को अर्पित किया जाता था। उस समय समाज दास प्रथा से ग्रसित था, दास प्रथा का उस समय प्रचलन था। लेकिन अतिथि को सत्कार करना, अतिथि का सत्कार करना एक गुण समझा जाता था। आर्य लोग नैतिक आदर्शों की पालना में, नैतिक आदर्शों में अपनी आस्था रखते थे। उनके अनेक मंत्रों में असत्य की बहुत बड़ी निंदा की गई है, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि आर्यों का जो जीवन था वो आदर्श जीवन था, नैतिक आदर्शों में आस्था रखने वाले थे। ऋषि मुनि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, सन्मार्ग और अच्छे कर्म के लिए देवताओं की याचना करते थे, देवताओं से प्रार्थना करते थे। आचार्य का घर विद्यालय होता था, जहाँ पर आचार्य शिष्यों को वैदिक और शास्त्रीय शिक्षाएं देते थे। ग्रंथों को कंठस्थ कराया जाता था, रटने का कार्य नहीं होता था, रटाया नहीं जाता था, उन्हें कंठस्थ कराया जाता था। प्रवचन और उच्चारण का शिक्षा के अंतर्गत विशेष महत्व था। इसके साथ साथ विद्यार्थी के नैतिक, शारीरिक और मानसिक उन्नति और विकास का भी पूरा ध्यान रखा जाता था। चौथी जो सामाजिक जीवन की विशेषता है, उसमें हम कह सकते हैं कि आर्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे, 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे: उत्तरीय, अधोवस्त्र और अधिवास। अधिवास से तात्पर्य है शरीर के ऊपरी भाग को ढकने वाले वस्त्र। शरीर के ऊपरी भाग को ढकने वाले जो वस्त्र थे उन्हें अधिवास बोलते थे। पगड़ी पहनते थे। उनके वस्त्र सूत से, ऊन से और मृग चर्म से बने होते थे। आर्य लोग, वैदिक आर्य, सिलाई से भी परिचित थे। जो धनवान लोग होते थे, धनाढ्य होते थे,
वो भिन्न भिन्न रंगों के वस्त्र पहनते थे। स्त्रियों की भी श्रृंगार में विशेष रुचि थी, क्योंकि स्त्रियां उस समय में भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों और आभूषणों से अपना श्रृंगार करती थी। सुनार, जिसे स्वर्णकार कहते थे उस समय, स्वर्णकार क्या करते थे? आभूषण बनाने का कार्य करते थे। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही समान रूप से आभूषण धारण करते थे, क्योंकि ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं, ऋग्वेद की ऋचाओं में जैसे भुजबंद है, टीका है, केयूर है, कंकण है, मुद्रिका, अंगूठी है, इन सब का उल्लेख भी हमें मिलता है। हाथी दांत, मोती, मूंगे, इनके भी आभूषण बनाए जाते थे। पांचवी जो विशेषता थी आर्यों के जीवन की, वो ये थी कि संगीत और मनोरंजन का, संगीत जो था मनोरंजन का मुख्य साधन था, और इसके भी 3 अंग थे: नृत्य, गायन और वाद्य। नृत्य, गायन और वाद्य। वाद्य यंत्रों में जैसे वीणा, मृदंग, दुंदुभी आदि। आखेट करना, घुड़दौड़ करना, घोड़े से दौड़, मल्लयुद्ध, रथों की दौड़, ये सारे मनोरंजन के साधन थे उस समय। जुआ खेलने का विशेष शौक था। स्त्रियां भी जुआ खेलती थी, पुरुषों के साथ साथ जो स्त्रियां थीं वो भी जुआ खेलती थी। स्त्री पुरुष दोनों ही जुआ खेलते थे उस समय। लेकिन उसका जो नकारात्मक प्रभाव था वो ये था कि बहुत से परिवारों की जो स्थिति थी वो दयनीय हो जाती थी जुआ खेलने के कारण। इस प्रकार से वहाँ का सामाजिक जीवन था। अगर हम बात करें आर्थिक जीवन की, तो आर्थिक जीवन में वहाँ का जो प्रमुख आधार था अर्थव्यवस्था के लिए, तो जीविका का प्रधान जो साधन था वो खेती और पशुपालन ही था। उस समय खेती की जाती थी, पशुपालन किया जाता था। खेती के लिए उर्वर और क्षेत्र शब्द का प्रयोग करते थे आर्य लोग। कृषि को बहुत महत्व देते थे। खेत को हलों से जोतकर बीज बोने के योग्य बनाया जाता था। कर्षण, जोतना, बपन, बोना, लवण, काटना और मर्दन, मांडना, इन कृषि योग्य शब्दों का जो प्रयोग किया जाता था, इससे निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वहाँ का जो प्रमुख जीवन था, जीविका का जो प्रधान साधन था, मूल साधन, वो कृषि ही था। इसके अलावा ग्रामवासियों के जो खेत थे, ग्रामवासियों के खेत घर के ही होते थे। ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा दूर खेत होते थे, घर के समीप में ही, घर के पास में ही खेत होते थे। ऋग्वेद में जो नगरों का उल्लेख है वो कम मिलता है, यहाँ तक हम कह सकते हैं मिलता ही नहीं है। चारागाह जो होते थे, पशुओं के चरने के स्थान, वो सामूहिक संपत्ति माने जाते थे। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार की कलाएं, दस्तकारी भी होती थी। आर्य लोग कला कौशल में प्रवीण थे, निपुण थे, कह सकते हैं। गाय बैल पालते थे, बैलों से जुताई का कार्य किया जाता था, खेती का कार्य किया जाता था। आर्थिक विषमता उस समय नहीं थी, और हम कह सकते हैं कि कर्म प्रधान होने के कारण
सभी जो आर्थिक कर्म थे उनको समान रूप से सम्मान दिया जाता था, समान रूप से आदरणीय होते थे। इस प्रकार से वहाँ का आर्थिक जीवन था। बात करें धार्मिक जीवन, तो वैदिक आर्यों का जो जीवन है वो धर्म प्रधान था। वैदिक आर्य धर्म प्रधान जाति के थे। देवताओं की सत्ता, प्रभाव, व्यापकता में दृढ़ विश्वास था। अग्नि के उपासक होते थे। वैदिक आर्यों की जो भिन्न भिन्न मान्यताएं थी, उसके लिए भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना की जाती थी। ऋग्वेद में देवता गण को असुर, प्राण शक्ति संपन्न माना गया। अंतरिक्ष, आकाश, पृथ्वी, इन तीन भागों में लोक देवी देवताओं को बांटा गया। ऐसा मानते थे कि पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश में देवी देवताओं का निवास है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वहाँ का जो धार्मिक जीवन था, उस धार्मिक जीवन में देवताओं की स्तुति की जाती थी, ईश्वर में पूर्ण रूप से विश्वास रखते थे और ईश्वर ही एक और अद्वितीय माना जाता था। चाहे रूप कितने ही हों, लेकिन एक ईश्वर को ही प्रमुख माना गया। अनेक रूपों में उस एक ही देवता की, उस एक ही ईश्वर की उपासना की जाती थी। इस प्रकार से वहाँ का धार्मिक जीवन था। देव परिचय अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।